Yeah. So first we are going to discuss liver and then pancreas and then gallbladder. इसका हम क्विक रिवीजन करने के बाद आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लीवर का क्या क्या फंक्शन बताया था बच्चों? ये पैथोजन से फाइट करता है, इसके पास कूफर सेल्स होते हैं, पैथोजन को खा जाता है। दूसरा, क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करता है, ब्लड को क्लॉट कराने में। कई सारे विटामिन का सिंथेसिस करता है, एंजाइम का सिंथेसिस करता है, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है। ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है। इसके बाद बाइल जूस बनाता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, जो कि नेक्स्ट इसका क्या फंक्शन था? कूफर सेल्स क्लॉटिंग, विटामिन्स, एंजाइम्स सिक्रेट करता है, डिटॉक्सिफाई करता है ब्लड को, बाइल जूस सिक्रेट करता है, एंड यस, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, जिसको आप यूरिन में एक्सक्रीट आउट करते हो, दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर के दो लोब्स होते हैं, एक का नाम राइट हिपैटिक लोब है और दूसरे का नाम लेफ्ट हिपैटिक लोब है, ऑलरेडी आप लोग जानते हो। और ये दोनों लोब्स जो होते हैं, जो ये अपने अलग अलग डक्ट्स कंसिस्ट करते हैं। एक का डक्ट होता है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, जो लेफ्ट लोब से निकलता है, और एक के डक्ट का नाम होता है राइट हिपैटिक डक्ट, जो राइट वाले लोब से निकलता है। लास्ट में हम देखें, इसका एक और चीज होता है कि लीवर को एक कैप्सूल, एक लेयर कवर करके रखती है, उस लेयर का नाम होता है ग्लिसन्स कैप्सूल। लीवर्स के अंदर पार्शियल रिजनरेशन की भी कैपेसिटी होती है, और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड भी होता है। ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो आपको जाननी चाहिए। अब बच्चों, पेंक्रियाज को अगर हम देखें तो पेंक्रियाज जो है हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन का मतलब होता है एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन का मतलब होता है जो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन दे, दोज हु सिक्रीट्स देयर सिक्रीशन। अच्छा, ये पुलकित लग रहा अभी आया, बोला कि जल्दी से रिपीट। मैं करता हूँ, एक बार रिपीट करता हूँ, ये पढ़ा लो। एक्सोक्राइन वो होता है जो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन देते हैं, एंडोक्राइन वो होते हैं जो डक्टलेस होते हैं। डक्ट वाला जो सिक्रीशन होता है उसको एंजाइम कहते हैं, और डक्टलेस जो सिक्रीशन होता है उसको हम हॉर्मोन्स कहते हैं। अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, बच्चे ने बोला तो। लीवर के कई सारे फंक्शंस हैं, जिसमें पहला है कूफर सेल्स, जो फेगोसाइटोसिस करता है, पैथोजन को किल करता है। दूसरा, ब्लड क्लॉटिंग में जो प्रोटीन चाहिए होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स, वो बनाता है। तीसरा, कई सारे विटामिन का सिंथेसिस लीवर में ही होता है। नेक्स्ट, बॉडी में कई सारे एंजाइम्स ये बनाता है लीवर। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब और बॉडी की ब्लड के अंदर जितना भी पॉल्यूशन होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है। बाइल जूस सिक्रेट करता है, जिसका डाइजेशन में फंक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे। यूरिया बनाता है, जिसको आप यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। इसके दो लोब्स होते हैं, लेफ्ट हिपैटिक लोब और राइट हिपैटिक लोब, और दोनों लोब्स के थ्रू उनका सिक्रीशन आता है। लेफ्ट हिपैटिक लोब के थ्रू जो सिक्रीशन आता है वो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट से आता है, और राइट हिपैटिक लोब का जो सिक्रीशन होता है राइट हिपैटिक डक्ट से आता है। लीवर को जो लेयर कवर करके रखती है उसका नाम है ग्लिसन्स कैप्सूल। दो चीजें मैंने एक्स्ट्रा बताई कि लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, और दूसरी बात है कि लीवर के अंदर पार्शियल रिजनरेशन की कैपेसिटी होती है। ये दोनों जीके के क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। पुलकित, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? पूछिए। पूछिए पूछिए। सर, ये जो डिटॉक्सिफाई करता है ब्लड को या किसी भी चीज को, मतलब बॉडी के अंदर के, तो ये जो हम लोग मान लीजिए पॉइजन अगर कोई चला जाए तो उस पे भी काम करता है ये। करता है। ओ, और बस देखो, वही और पॉइजन आप हर सेकंड पॉइजन ले ही रहे हैं। कुछ आप जो ये खाते हैं खाना, इसमें इतना खाद यूरिया मिला होता है, फर्टिलाइजर, ये पॉइजन ही है ना। हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो लीवर ही साफ कर रहा है ना। लेकिन अब आप ऐसा पॉइजन ले लो जिसके फैलने का रेट ज्यादा है, लीवर एक लिमिट में ही साफ करेगा ना, धीरे धीरे साफ करता है लीवर।
और पॉइजन ज्यादा हो जाए, लीवर के साफ करने की गति कम है, स्पीड कम है, तो पॉइजन बॉडी में ज्यादा फैल जाता है। जैसे सांप ने काट लिया, वो पॉइजन तुरंत फैल जाता है और लीवर धीरे धीरे साफ कर रहा होता है, तो वहां पर बॉडी क्या हो जाती है, फिर हार जाती है, मर जाते हैं आप लोग। हाँ, मतलब कहने का है कि टॉक्सिसिटी इतनी होनी चाहिए कि बहुत जल्दी से स्प्रेड ना हो बॉडी में, तो लीवर आराम से उसको खत्म कर देता है। सो वी वर ऑन पेंक्रियाज। पेंक्रियाज का हम क्या पढ़ रहे थे? हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड में इसको कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, ठीक है, लेस और मोर। इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। एंडोक्राइन पार्ट हमको लास्ट चैप्टर में पढ़ना है, जो हार्मोन वाला पार्ट है। एक्सोक्राइन हमको यही पढ़ना है क्योंकि इसमें डाइजेशन वाले हैं। एक्सोक्राइन पार्ट के पास कुछ सेल्स होते हैं या कुछ एरिया होता है, उस एरिया को हम एक्नी कहते हैं। और एंडोक्राइन के पास भी कुछ एरिया होता है, उस एरिया को हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। दो हार्मोन अभी आप लोग जान लीजिए क्या क्या सिक्रीट होता है। एक है इंसुलिन और एक है ग्लूकागॉन। हालांकि चार हार्मोन सिक्रीट होते हैं, लेकिन अभी आप दो नाम जानिए। एक इंसुलिन जो ब्लड के शुगर को घटाता है, और एक ग्लूकागॉन जो ब्लड के शुगर को बढ़ाता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी हो जाए तो एक डिजीज होती है, इसको डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, ये आप लोगों ने सुना होगा ऑलरेडी। तो अभी हम हार्मोन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट इतना जानिए कि इंसुलिन सिक्रीट करता है हार्मोन में, और ग्लूकागॉन, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक ब्लड शुगर को बढ़ाता है, एक ब्लड शुगर को घटा रहा है, ठीक है। मैंने साइन लिख दिया, कौन घटा रहा है कौन बढ़ा रहा है। Now come to enzyme parts. Enzyme part is secreted by the exocrine portion and it is known as acini. So there are 6 enzymes secreted in the pancreas. 6 enzymes होते हैं जो पेंक्रियाज में सिक्रीट होते हैं बच्चों। और ये 6 enzymes कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। मुझे रीजन बताइए, इनएक्टिव होने का क्या रीजन है बच्चों? अगर ये सारे एक्टिवेट होकर के आते तो ज्यादा अच्छा रहता, आते ही अपना काम शुरू कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये इनएक्टिव फॉर्म में क्यों आते हैं? जल्दी। पेंक्रियाज विल डाई, दे आर वेरी हार्श, गुड। क्योंकि हमेशा इनका काम नहीं होता। चलो, ये भी रीजन हो सकता है। हाँ, क्योंकि बच्चों देखो, सिंपल सा एक रीजन है, लॉजिकल एक रीजन यही है कि विदाउट एनर्जी नहीं, देखो, एक लॉजिकल रीजन यही है कि पेंक्रियाज के पास हर चीज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है। वो शुगर भी डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन भी डाइजेस्ट करता है, फैट भी डाइजेस्ट करता है, और साथ ही साथ ये क्या डाइजेस्ट करता है, ये आपके जितने भी, ठीक है, जो डीएनएज और आरएनएज है, जिनको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ये भी डाइजेस्ट करता है। अब एक सेल जो है, एक सेल में ज्यादातर कंपोनेंट्स तो यही होते हैं ना, शुगर है, फैट है, तो पूरा पेंक्रियाज में शुगर, पेंक्रियाज भी सेल से बना है, और वो सेल शुगर, प्रोटीन और यही सारे सेल्स हैं। तो अगर पेंक्रियाज में इनके एंजाइम एक्टिव होंगे तो ये अपने ही सेल को गला देंगे, अपने ही सेल को मार देंगे ये लोग। इसीलिए पेंक्रियाज अपने एंजाइम्स को किस फॉर्म में सिक्रीट करता है? इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट करता है, ताकि खुद बचा रहे, ठीक है। जैसे मान लो किसी मूवी में आप देखो कि किसी ने बहुत बड़ा कोई रोबोट बनाया, वो रोबोट बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तो वो इंसान अपने पास उसका डेंजर वाला एक्टिवेशन नहीं एक्टिवेट रखता है, अपने पास उसको एक्टिवेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो उसी को मार देगा फिर। इसीलिए वो डेंजर वाला बटन तभी ऑन करेगा उसका जब वो उससे दूर है। तो पेंक्रियाज भी एंजाइम्स को तभी एक्टिवेट करवाता है जब वो अपने से दूर भेज देता है, अपने अंदर नहीं करवाता, ताकि खुद बचा रहे। नाउ टेल मी द नेम ऑफ एंजाइम्स। इनएक्टिव फॉर्म बताना बच्चों। एक मैं बता देता हूं, ट्रिप्सिनोजन। दूसरा
6 एंजाइम्स है टोटल बच्चों, 6। काइमोट्रिप्सिनोजन, चलो ठीक है, ये लिख देते हैं। काइमोट्रिप्सिनोजन, ये प्रो के आगे क्या होगा निशांत? हाँ, अनामिका ने लिख दिया प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। चलो, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। नेक्स्ट, चौथा नंबर एंजाइम। वेरी गुड अनामिका, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। निशांत पेनक्रियाटिक, क्या? पेनक्रियाटिक एमाइलेज। उसके बाद आस्था, अंशु बाला ने भी एमाइलेज बोला। अनामिका पेनक्रियाटिक लाइपेज, गुड। पेनक्रियाटिक लाइपेज, ओके। आस्था पेनक्रियाटिक लाइपेज। एक और बचा, वेरी गुड आस्था। अंशु बाला ने भी न्यूक्लियस बोला, अनामिका ने भी न्यूक्लियस, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज न्यूक्लियस। अब बच्चों, व्हाट इज एम्पुला ऑफ वेटर एंड वेयर इट इज फॉर्म? यही बता दो, एम्पुला ऑफ वेटर क्या होता है? swollen part of pancreatic duct, it is not duct. एम्पुला ऑफ वेटर संगम का जो एरिया है वो है। इलाहाबाद में कहते हैं ना जहां संगम हो रहा है, वो संगम का एरिया है, जहां पर लीवर का डक्ट, गॉल ब्लैडर का डक्ट एक साथ आते हैं। दो नदियां एक साथ होकर के आ रही हैं, एक नदी इधर से पैंक्रियाटिक डक्ट बन के आ रही है। तो जहां पर सब मिल रहे हैं, वहां पर एक बड़ा एरिया बन रहा है, वो बड़ा एरिया एम्पुला ऑफ वेटर कहलाता है। और फिर तीनों मिलकर के एक ही डायरेक्शन में चल देते हैं, उसको हम हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। और ये डक्ट सारे के सारे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को लेकर के, और किसको लेकर के? बाइल जूस को लेकर के, प्लस बाइल जूस को लेकर के चल देते हैं किसकी तरफ? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम की तरफ। किस स्फिंक्टर के थ्रू एंटर करते हैं बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में किस स्फिंक्टर के थ्रू एंटर करेंगे? द नेम ऑफ द स्फिंक्टर इज स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। गुड आस्था, ओके निशांत या अनामिका, ओके। तो स्फिंक्टर ऑफ ऑडी बोलेंगे हम उस स्फिंक्टर को। अब बच्चों, कल या परसों हम लोग जब रिवीजन कर रहे थे एनसीईआरटी का, तो एक एंजाइम का नाम आया था। वो एंजाइम जो सारे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, उसका नाम क्या है? एंटेरोकाइनेस, गुड अनामिका, शाबाश। सो लेट मी क्लियर ऑल दिस डायग्राम। मैं इसको क्लियर कर दूं बच्चों? शैल आई क्लियर दिस? ओके। अब हमारे क्या क्या चीजें पहुंच गई हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में? बाइल जूस पहुंच गया है, और पैंक्रियाटिक जूस पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ने इनके लिए क्या क्या तैयारियां करके रखी हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन की तैयारी समझने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन को समझना जरूरी है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। एक का नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड। एक का नाम है पेयर्स पैचेस, और एक का नाम है क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन। तो ब्रूनर ग्लैंड
पेयर पैचेस और क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन मिलकर इसका वेलकम करते हैं। तो तीनों अपना अपना सिक्रीशन देते हैं। पैनेट सेल्स ऑल्सो, पैनेट सेल्स along with ब्रूनर्स ग्लैंड मिल करके सिक्रीशन देता है। So Brunner's gland and Paneth cells will secrete alkaline mucosa. Pair patches act like secondary lymphoid structure. And crypts of liver कोहन क्या secrete करेगा? सबसे important यही है। आकांक्षा सिंह, हाय सर। हाँ बच्चे, हाय। क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन क्या secrete करेगा बच्चों? Very good अनामिका। Crypts of liver कोहन will secrete succus entericus. Succus entericus। सक्कस एंटेरिकस का एक दूसरा नाम इंटेस्टाइनल जूस है। तो पैंक्रियाटिक जूस को सक्कस एंटेरिकस का ही एक एंजाइम, सक्कस एंटेरिकस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम का मिक्सचर है। तो उसका एक एंजाइम जिसका नाम एंटेरोकाइनेज है, ये जाता है किसके पास? पैंक्रियाटिक जूसेस के पास, और इसको क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है। एल्कलाइन म्यूकोसा, जो फूड आता है स्टमक से निकल करके, स्टमक से जो फूड निकल के करके आता है, उस फूड का नाम क्या है बच्चों? उस फूड को हम क्या कहते हैं जो बिल्कुल पेस्ट बन चुका होता है? एनीवन इन द ग्रुप? मैं बताता हूँ। आकांक्षा बोलस नहीं होगा, पुलकित बोलस नहीं होगा, उसको काइम बोलेंगे। उसको हम काइम बोलेंगे। किसने? आस्था ने सही बोला, अनामिका ने सही बोला। हाँ, काइम बोलेंगे उसको, काइल नहीं बोलेंगे श्रेयांश। सो बेसिकली जो काइम आता है, काइम स्टमक से आता है, कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो उसका पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है। पीएच क्या होता है? एसिडिक होता है। तो उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए और उसको अल्कलाइन बनाने के लिए कौन सिक्रीट होता है? अल्कलाइन म्यूकोसा, जो इस एसिडिक पीएच को क्या कर देता है? अल्कलाइन कर देता है। तो 1.7 से अराउंड 7.6 टू 7.8 के लगभग में पीएच कर दिया जाता है। किसका? काइम का। क्योंकि इसी पीएच पर एंजाइम वर्क करेंगे। इस पीएच पे किसके एंजाइम वर्क करेंगे? इंटेस्टाइन के भी, एज वेल एज पेंक्रियास के भी। तो ये इतनी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। पेयर्स पैचेस एक बार बता दे रहा हूं। पेयर्स पैचेस सेकेंडरी लिम्फोइड स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी लिम्फोइड स्ट्रक्चर पैथोजन्स को क्या करते हैं? रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उनसे फाइट करते हैं, और जब उनसे कुछ नहीं हो पाता तो इन्फॉर्म करते हैं किसको? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स को या फिर लिम्फोसाइट्स को। इन्फॉर्म करते हैं लिम्फोसाइट्स को, तब जाकर आपका एंटीबॉडी बनता है। और हाँ, चेक पॉइंट्स आप कह सकते हैं। एंटीबॉडी फिर क्या करते हैं? उनको किल करते हैं जाकर के, जो भी पैथोजन आ चुका है उसको। अब बताइए बच्चों, समझ में आ गया इतना? हैंड रेस कीजिए, फिर आगे का स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, हैंड नीचे कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड। So students, now we are going to discuss the digestion. So digestion basically occurs started by pancreatic juice. So pancreatic juice have three category of enzyme. अब मैं active enzyme लिखूंगा। Trypsin plus chymotrypsin plus carboxy
peptidase. These three enzymes will act on proteins. तो प्रोटीन हमारे पास प्रोटीन के फॉर्म में भी है, और स्टमक में डाइजेस्ट होने के बाद कुछ और फॉर्म्स भी प्रोटीन के बने थे, जिनका नाम क्या था? पेप्टोन्स, प्रोटियोज, सॉरी, प्रोटियोज एंड पेप्टाइड्स। ये तीन मिल करके इन चार पे एक्ट करेंगे। ये तीन मिल करके इन चारों पर एक्ट करेंगे, इन चारों को किस में कन्वर्ट कर देंगे? डाई पेप्टाइड्स में। गुड। So we have three enzymes of pancreas which totally act on whole protein. पूरे प्रोटीन पर एक्ट करके ये तीनों कैटेगरी क्या करती है? प्रोटीन के हर कैटेगरी को किस में कन्वर्ट कर देती है? डाइपेप्टाइड में। अब बच्चों एक क्वेश्चन है, डाइपेप्टाइड क्या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, या फिर अभी कुछ और ब्रेकडाउन होना बाकी है? अभी और टूटना बाकी है इसका, या फिर ये बन चुका अपने सिंपल फॉर्म में? हाँ, अभी बाकी है, अभी डाइजेस्ट होगा, बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, एक और बात बताओ, कितना स्टेप बाकी है? एक स्टेप बाकी है, और या दो स्टेप, या चार स्टेप बाकी है? अनामिका सही है, अंशु बाला भी ठीक है, सही है। अब हम सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन से, प्रोटीन के कंप्लीट डाइजेशन से मात्र एक स्टेप दूर रह गए हैं। हाँ पुलकित, ठीक है। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट कैटेगरी इज, पहला तो कैटेगरी ये था प्रोटीन डाइजेशन करने वाला। सेकेंड कैटेगरी है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, उसका नाम है पैंक्रियाटिक एमाइलेज। एमाइलेज वर्ड ही कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए बनाया गया है, और पैंक्रियाटिक एमाइलेज आपके बॉडी में प्रेजेंट जो शुगर है, जैसे कि स्टार्च, जो आपने खाना खाया, गेहूं, चावल, दाल, इन सब में प्रेजेंट जो शुगर है वो स्टार्च होता है। और अगर आपने नॉनवेज कुछ खाया है तो ग्लाइकोजन, और जो माउथ में थोड़ा सा डाइजेस्ट हो चुका था, ठीक है, माल्टोस। उसको नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी डाइजेस्टेड है, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो मेन स्टार्च, और अगर आप नॉनवेज है तो ग्लाइकोजन क्या होता है? डाइजेस्ट होता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज की से इफेक्ट से। और किस में कन्वर्ट होता है ये लोग? दे ऑल कन्वर्ट इनटू देयर डाइसैकेराइड्स फॉर्म। डाइसैकेराइड्स फॉर्म में अपने कन्वर्ट्स हो जाते हैं। हाँ अंशु बाला, ठीक है। हाँ नामिका, तो डाइसैकेराइड्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब कौन कौन से तीन डाइसैकेराइड्स बनते हैं? गिव मी द नेम ऑफ दैट थ्री डाइसैकेराइड्स। अनामिका का सही आंसर है। आस्था एक एक करके दे रही है आंसर। आकांक्षा ने भी पूरा आंसर दिया। आस्था एक। चलो ठीक है आस्था, तुम्हारा भी एक बार में ही लिख दिया करना। कोमल का भी सही है। अंशु बाला का भी ठीक है। हाँ, यही तीन डाइसैकेराइड्स होते हैं। बॉयज में अभी किसी ने, अच्छा श्रेयांश का आ गया, चलो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, श्रेयांश एक गलत है। एक आपने मोनोसेकेराइड लिख दिया इसमें। दो तो डाइसैकेराइड्स है, एक मोनोसेकेराइड हो गया। हाँ अब ठीक है। स्नेहा नहीं, स्नेहा आपने भी मोनोसेकेराइड का ही नाम लिख दिया। डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स, ये भी मोनोसेकेराइड है स्नेहा। ये जिस चीज को तोड़ के ये दोनों बनते हैं उसका नाम लिखना था आपको। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जिस चीज को ब्रेक करके बने हैं उसका नाम लिखना था। तो डाइसैकेराइड्स में तीन हैं। एक है माल्टोज, दूसरा है
लैक्टोज, तीसरा है सुक्रोज। ये तीन डाइसैकेराइड्स, हाँ ये तीन डाइसैकेराइड्स हमारे पास बन चुके हैं बाय द एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक एमाइलेज। तीसरा हमारा जो ग्रुप है पैंक्रियाटिक जूस का, उसको हम पैंक्रियाटिक लाइपेज कहते हैं। पैंक्रियाटिक लाइपेज जो हमारे कॉम्प्लेक्स फैट है, जिनको हम लिपिड्स बोलते हैं, उन पे एक्ट करते हैं। लेकिन वो लिपिड्स कैसे होंगे? द लिपिड ऑन विच पैंक्रियाटिक लाइपेज एक्ट, these lipids are emulsified lipids। इमल्सिफाइड मतलब छोटे छोटे टुकड़े होंगे लिपिड्स के। और ये टुकड़े बनाता कौन है? कौन बनाता है बच्चों? हाँ अंशु वाला ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स। इमल्सिफाइड फैट बनाता कौन है? वेरी गुड अनामिका, बाइल जूस। वी already know that bile juice convert that fat into its emulsified form, and that emulsified lipids by the action of lipase convert themselves into triglycerides, monoglycerides, or whatever the things are there। आकांक्षा ने हैंड रेस किया है, लेट्स आस्क। या आकांक्षा, सर बाइल साल्ट न करता है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में इमल्सिफाइड करता है। bile juice and bile salt name is same, okay? तो वो बाइल सॉल्ट उसका स्पेसिफिक फंक्शन वही है सर। It is known as bile juice. Bile juice consists of pigments and bile salts. हाँ हाँ Understood? तो बाइल जूस में पिगमेंट्स होते हैं, बाइल रूबिन, बाइल बर्डिन और बाइल सॉल्ट्स भी होते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सॉल्ट्स होते हैं। यस आप थैंक बोल सकते हो बाइल सॉल्ट्स, बट इट यू। इज नोन एज बाइल जूस मेनली। So यस bile juice convert fat into its emulsified form, and emulsified lipids by the action of pancreatic lipase converted itself into triglycerides. Now triglycerides, monoglycerides or diglycerides still need any digestion or not? इनको और भी फर्दर ब्रेक करना पॉसिबल है या फिर ये हो चुके ब्रेक बच्चों? अनामिका ने लिखा है नो सर, अब इनको नहीं ब्रेक किया जा सकता। आस्था ने लिखा है एक बार और अभी किया जा सकता है। अच्छा आस्था लिखे नो। पुलकित ने एकदम सही लिखा, उसने बता भी दिया कि किसमें ब्रेक किया जा सकता है। वेरी गुड पुलकित। एक बार और, ट्राइग्लिसराइड्स का फर्दर डाइजेशन पॉसिबल है या नहीं है? अच्छा एक बार, ओके ओके ठीक है, सही है सही है। श्रेयांश ने कहा होगा, ग्लिसरॉल में होगा। आस्था ने न्यूक्लियस, मैं तुझे पीट दूंगा अभी आगे मत भाग, अभी यहीं पे रह। ये उसमें भाग रही है आगे वाले उसमें। ट्राइग्लिसराइड एक बार और अभी, कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मैच विनिंग पारी कौन खेलता है? पैंक्रियाज। लेकिन फिनिशर कौन है? मैच को जीत के करीब तो ये लेके जाता है, लेकिन फिनिशर कौन है? फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन। शाबाश, फिनिशर इज ऑलवेज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब हम कह दिए कि फिनिश कभी भी कौन करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा। तो समझ लीजिए पैंक्रियास कितना भी किसी को डाइजेस्ट कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, आखिरी स्टेप जो चलेगा वो कौन चलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन चलेगा, अपने एंजाइम्स की हेल्प से। हाँ हाँ धोनी है, मैंने बताया ही था भाई। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का धोनी है, और पैंक्रियाज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का युवराज सिंह है। कई मैच युवराज सिंह ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीत के करीब तक पहुंचाया है। और भी अदर प्लेयर्स करते रहते हैं ऐसे, बट ठीक है। विराट कोहली तो अब मुझे अच्छा नहीं लगता, पहले अच्छा लगता था, ये तो
खैर छोड़ो, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द नेम ऑफ प्लेयर नेम्स। मैच में क्यों आ जा रहे हैं? अच्छा, आकांक्षा को मैच नहीं पसंद लग रहा है। बट एनी हाउ, जस्ट टू रिमेम्बर द नेम ऑफ एंजाइम्स, you can correlate it by the finisher and match winning this discussion. हाँ, क्या हुआ? बक सर कहाँ भटक गए? अरे कहाँ भटक गए? ये अलग ही चल रहा है। So small intestine have certain juices, but we will discuss this later on after the digestion of pancreatic juices. So we got how much enzymes right now? 3 in protein: trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase. 1 for sugar digestion, that is pancreatic amylase, and 1 for fat digestion, that is pancreatic lipase. Still we have one more digestive enzyme, that is pancreatic, sorry, not pancreatic, just you can say nuclease. एक और एंजाइम है न्यूक्लियस, जो कि किस पे एक्ट करता है? आपके न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करता है, और न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। नाउ स्टूडेंट्स टेल मी कि न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बनता है? एक न्यूक्लियोटाइड में क्या चीजें होती हैं? मैं कोई हिंट नहीं दे रहा हूं, जस्ट अपने दिमाग से सोच के बताइए आप लोग कि एक न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? बताइए कुछ। PO4 में और न्यूक्लियोसाइड्स में। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स किस चीज में बनता है फिर? क्या? न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है फिर? राइबोस और एनबी में लिखवाए थे। एनबी, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, गुड। हाँ वही नाइट्रोजन। ओके ओके गुड। So, yeah, students have also given the good answer, and Subalan PO4 nucleoside, Shreyans 4 base pair PO4, Pulkit PO4 nucleoside। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप हटा देंगे तो न्यूक्लियोसाइड बचेगा, और न्यूक्लियोसाइड को अगर तोड़ेंगे तो वो किस में ब्रेक होगा? राइबोस शुगर, अगर डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोस शुगर, और साथ में नाइट्रोजनस बेस निकलेगा। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट पैंक्रियाटिक डाइजेशन। पैंक्रियाटिक डाइजेशन हमारा कंप्लीट हुआ। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकता है, और अगर क्लियर हो गया तो हैंड रेस कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। 4 बच्चों ने, 5 बच्चों ने हैंड रेस किया, 7 बच्चों ने कर दिया, तो कोई क्वेश्चन नहीं है इसका मतलब। वी कैन मूव फर्दर। ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए। वन मोर क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमल्सिफिकेशन एंड डाइजेशन? यस आकांक्षा, स्पीक। इमल्सिफिकेशन मतलब कि वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है सर, और डाइजेशन मतलब उसको डाइजेस्ट कर देता है। डाइजेशन में भी तो स्मॉल पार्ट्स में ही ब्रेक करना होता है। हम्म? डाइजेशन में भी तो स्मॉल पार्ट्स में ही ब्रेक किया जाता है। हाँ इसके करता है स्मॉल लेकिन पार्ट और डाइजेशन के स्मॉल पार्ट में ब्रेक करने में क्या डिफरेंस लगता है आपको? ये तो पता नहीं है सर। कोई बात नहीं, कोई बात। एटलीस्ट यू हैव अटेम्प्टेड, दैट इज गुड। अनामिका ने बोला डाइजेशन में सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करता है। ठीक है, तो इमल्सिफिकेशन में किस फॉर्म में करता है? ठीक है बच्चों, ठीक है, ब्रेकिंग डाइजेशन इनटू सिंपलेट्स फॉर्म। ठीक है श्रेयांश,
बच्चों देखो, कभी किसी को अगर हम फिजिकल लेवल पे ब्रेक कर रहे हैं तो वो इमल्सिफिकेशन है। जैसे हम रोटी को दांत से ब्रेक करते हैं, वो इमल्सिफाई कर रहे हैं, छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर रहे हैं। और हम किसी को केमिकली ब्रेक कर रहे हैं तो वो डाइजेशन है। ठीक है। जैसे मान लो, मैंने क्लास में भी एग्जांपल दिया था, एक रोटी के हम अगर हम 20 टुकड़े कर दें तो रोटी किससे बनी है? स्टार्च से बनी है। ठीक है। और उसके 20 टुकड़े जो हमने किए, तो हर 20 टुकड़े में भी स्टार्च ही है। तो हमने जो टुकड़े किए हैं वो फिजिकल लेवल पे किए हैं, केमिकली अभी भी वो वही फॉर्म में है। ठीक है। जो रोटी स्टार्च थी, अभी भी तोड़ने के बाद भी वो रोटी ही है, रोटी का ही टुकड़ा है, स्टार्च ही है। लेकिन जब हम केमिकली डाइजेस्ट करेंगे तो स्टार्च को हम केमिकली डाइजेस्ट करके, मतलब स्ट्रक्चरली भी छोटा कर देंगे, माल्टोज बना देंगे इसको। ठीक है। मतलब हम इसको क्या कर देंगे, स्ट्रक्चर वाइज भी छोटा कर देंगे। अब फर्क समझ में आ गया बच्चों? एक बड़ी चीज को फिजिकली कई छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना इमल्सिफिकेशन है। और एक कोई भी कंपोनेंट है, बड़ा है चाहे छोटा, उसको केमिकली ब्रेक करना, बॉन्ड्स को ब्रेक करके उसको उसके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्या है? डाइजेशन। ओके, गुड। So I think you all have got the concept between difference between emulsification and digestion. Now we can move further on. As I had told in the class also, and here also I am saying, the the simplest enzymes that you can learn easily is the name of small intestine juices. तो स्मॉल इंटेस्टाइनल जूसेस जो है, उनका नाम इतना सिंपल है कि आप लोग नहीं भी रटना चाहो तो भी याद रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जिस चीज को डाइजेस्ट करता है उसका नाम उसी के बिहाफ पे रखा गया है, सिर्फ एक लाइपेज को छोड़कर। इंटेस्टाइनल लाइपेज को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जूसेस जो इंटेस्टाइन के हैं वो उसी नाम पे रखे गए हैं जिसको वो क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो दो नाम आपको अलग याद रखना पड़ेगा, एक एंटेरोकाइनेज और दूसरा इंटेस्टाइनल लाइपेज, जो कि अपने सबस्ट्रेट से नहीं मिलते, सबस्ट्रेट के नाम से नहीं मिलते। बाकी जितने भी नाम हैं सब मिलते हैं। लास्ट में ऐसे जोड़ देना, हाँ एज जोड़ देना, ठीक है, हाँ लास्ट में उसमें एज जोड़ देना है। सो वी हैव हाउ मच प्रोडक्ट्स नाउ? वी हैव डाइपेप्टाइड्स। पेंक्रियास से डाइजेशन के बाद क्या बचा हमारे पास? डाइपेप्टाइड बचा, माल्टोज बचा, लैक्टोज बचा, सुक्रोज बचा, ट्राई या बाई या मोनोग्लिसराइड्स बचे, और न्यूक्लियोटाइड बचा। नौ बच्चों, डाइपेप्टाइड पे कौन ऐड करेगा? डाइपेप्टाइड के आगे एज लगा देना, डाइपेप्टाइड एज। And they convert this dipeptide into amino acids, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज माल्टोज। माल्टोज पे जो एंजाइम ऐड करेगा उसका नाम माल्टेज है। माल्टेज या ओके, आकांक्षा अनामिका या माल्टोज पे जो एक्ट करेगा उसका नाम माल्टेज है। अब बताओ तुम लोग, माल्टोज ब्रेक होकर के क्या देगा? यहां से क्वेश्चंस आते हैं, माल्टोज क्या देगा? लैक्टो। गुड आस्था, पुलकित का भी सही है, आकांक्षा का भी सही है, कोमल का भी सही है, नामिका का भी सही है, स्नेहा का भी सही है, शुभाला, सभी जानते हैं बच्चे। गुड। सो इट गिव्स ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। नाउ गिव लैक्टोज पे लैक्टेज एक्ट करेगा और क्या देगा बच्चों?
अरे नहीं आकांक्षा, लैक्टोज की बात हो रही है। हाँ आस्था का सही है, अनामिका का सही है, अंशुबाला नहीं, स्नेहा का सही है, पुलकित का भी सही है, श्रेयांश का भी सही है, एक और बच्चा रह गया, कोमल का भी सही है, स्नेहा का भी सही है, आकांक्षा का भी सही है। सो वी विल गेट हेयर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। बहुत बार इसका रिवीजन हो चुका है, मेरे ख्याल से अब आप लोग को रट गया होगा। सुक्रोज का बताइए बच्चों, सुक्रोज पे सुक्रेज एक्ट करेगा, और बच्चों ने पूछने से पहले आंसर दे दिया, आस्था ने, स्नेहा ने, पुलकित ने। ओके, अनामिका ने भी दे दिया, श्रेयांश, सबने सही दिया, अंशु बाला है, कोमल, सबने सही दिया, आकांक्षा। ठीक है, सो वी गेट हेयर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। मुझे तीनों के एक एक एग्जांपल बता दीजिए, माल्टोज का, लैक्टोज का, सुक्रोज का, तब हम आगे बढ़ लेते, ताकि हमारा थोड़ा बायोमोलिक्यूल भी रिवाइज हो जाए इसी बहाने। हम्म, नहीं याद है? अरे ऐसे कैसे भाई, नहीं याद है कैसे चलेगा? माल्टोज का मैंने माल्ट शुगर बताया था जिससे शराब बनाए जा सकते हैं, लैक्टोज का मिल्क बताया था, सुक्रोज का भी कुछ बताया था मीठा वाला, कुछ तो याद होना चाहिए। चलो, आस्था को माल्टोज का याद आ गया फाइनली, श्रेयांश को सुक्रोज का याद आ गया, पुलकित अल्कोहल नहीं लिखना है, किससे बनता है वो लिखना है। श्रेयांश को लैक्टोज, श्रेयांश ने लैक्टोज का भी दे दिया एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल्स याद रखना जरूरी है बच्चों, अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो कंसेप्ट को रियलिटी के साथ। तो माल्टोज का राइस हो गया, लैक्टोज का मिल्क हो गया, और सुक्रोज का शुगर केन हो गया, याद रखिएगा, काम आएगा। अ, अब हमारे पास ग्लिसराइड्स पे एक्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा? ये इंटेस्टाइनल एंजाइम एक्ट करेगा, और इनके फर्दर कंपोनेंट जिनको हम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कहते हैं उसमें कन्वर्ट कर देगा। So we will get the simplified form of fat, that is fatty acid and glycerol. So न्यूक्लियोटाइड पे जो एक्ट करता है वो न्यूक्लियोटाइडेज होता है, एंड न्यूक्लियोटाइडेज, या न्यूक्लियोटाइडेज जो होता है वो फॉस्फेट को हटा देता है। फॉस्फेट को हटाने के बाद क्या बचता है? न्यूक्लियोसाइड बचता है। न्यूक्लियोसाइड पे कौन एक्ट करता है? न्यूक्लियोसाइडेज एक्ट करेगा। न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइड में दो दो कंपोनेंट्स होते हैं, उनको अलग अलग कर देता है। पहला कंपोनेंट राइबोज शुगर है, शुगर को अलग कर देता है, और नाइट्रोजिनस बेस को अलग अलग कर देता है। तो वी विल गेट, या आस्था, वी विल गेट एवरी सिंगल कंपोनेंट ऑफ द डाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर हमने हर चीज जो जरूरी थी वो क्या पढ़ लिया, वो चीजें डाइजेस्ट हो चुकी हैं, वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया। तो तीन बातें याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द एरिया ऑफ मैक्सिमम डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द एरिया ऑफ मैक्सिमम enzymatic secretion, small intestine is the area of maximum absorption. So you will get three things. First, maximum digestion. Second, maximum enzymatic secretion. And third, maximum absorption in this very region. Now, if we will discuss कि अब एब्जॉर्प्शन टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, कहाँ पे किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद डिजीज का थोड़ा बहुत देख लेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे जैसा आप लोग बोलोगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो चार पार्ट्स हैं, पहला माउथ है,
दूसरा स्टमक है, तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन है, चौथा लार्ज इंटेस्टाइन है। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन पहले पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद एब्जॉर्प्शन डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब जो खाना डाइजेस्ट हुआ वो तो डाइजेस्ट हो गया, जो नहीं डाइजेस्ट हुआ उसको अनडाइजेस्टेड फूड बोलते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसको एक बहुत बड़ा एरिया मिलता है जिसको हम कहते हैं कोलॉन। उस कोलॉन में एक बैक्टीरिया रहता है एसोसिएटेड। तो कोलॉन के जिस पार्ट से वो बैक्टीरिया अटैच रहता है उसको हम हॉस्ट्रा कहते हैं, ठीक है। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? ई कोलाई। इतना तो मैंने आपको बता दिया कि भाई चलो ये आप शायद भूल सकते हो। तो लार्ज इंटेस्टाइन में ई कोलाई कोलॉन में घूमता रहता है, वो उसका वॉन्डरिंग एरिया है, घूमने का जगह है। लेकिन दो क्वेश्चन, ई कोलाई का मेन एरिया कहाँ है जहां पर वो ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ई कोलाई का काम क्या है? आंसर फ्रॉम यू स्टूडेंट्स। ई कोलाई परमानेंटली कहाँ पे पाया जाता है? गुड आस्था। और काम क्या करता है? सीकम के किस पार्ट में? सीकम में भी एक स्पेसिफिक जगह है अनामिका, देखिए कहां पर। साइंटिस्ट लोग कहते हैं वो एरिया रूडिमेंट्री है, वो किसी काम का नहीं है, लेकिन वो मेन होस्ट है इस बैक्टीरिया का। गुड अनामिका, पहचान लिया आपने। और बच्चे? बताओ भाई, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में क्या रूडिमेंट्री है? वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर दिया, और वो भी सिर्फ एक आंसर दिया कि वो कहां पर ज्यादा पाया जाता है। ये आंसर नहीं दे पा रहे बच्चे कि काम क्या करता है इकोलाई, जबकि क्लास में बताया गया है। वेरी गुड अनामिका, एक बच्चे ने तो आंसर दिया, कोमल ने भी आंसर दिया, एक आंसर मिल गया कि यहाँ पर कहाँ रहता है। अनामिका ने दोनों बता दिया कि रहता कहाँ है और करता क्या है। एनीवन इन बॉयज एंड अदर गर्ल्स? इजी क्वेश्चन है, मतलब कोई वैसा क्वेश्चन नहीं है कि इसमें बहुत आपको दिमाग लगाना पड़े और बहुत हार्ड कुछ इसमें आंसर निकल के आएगा। हम नहीं तो अच्छा, कोई बात नहीं। इनसाइड द इंटेस्टाइन, वो तो है, इनसाइड द इंटेस्टाइन तो है ये अंशु वाला, लेकिन क्या मतलब इनसाइड द इंटेस्टाइन कहाँ? सो 3-4 बच्चों ने ही आंसर दिया है, बट दे हैव गिवन गुड आंसर एंड करेक्ट आंसर दैट द मेन होस्ट रीजन ऑफ ई कोलाई is vermiform appendix, and the main function of E. coli is to जो आपके अनडाइजेस्टेड फूड है ना उनको डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज का मतलब ब्रेक करता है, ठीक है। तो ब्रेक करने से अनडाइजेस्टेड फूड का जितना न्यूट्रिएंट है वो तो सब स्मॉल इंटेस्टाइन ले चुका है। तो ब्रेक करने से कुछ सॉल्ट्स, मिनरल्स और वाटर ये निकलते हैं, और इनको लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर लेता है? एब्सॉर्ब कर लेता है। तो ई कोलाई लास्ट में आपका सॉल्ट, मिनरल और वाटर बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसके साथ ही 2 विटामिन भी यहाँ पर ब्रेक किए जाते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन के, जो कि यहाँ पर एब्सॉर्ब होते हैं बच्चों। हाँ, गुड अनामिका। सो 2 विटामिन, विटामिन बी एंड विटामिन के। सर तो ई कोलाई बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम क्यों होती है? ई कोलाई बढ़ जाने से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, फिर ज्यादा सॉल्ट और वाटर ये एब्जॉर्ब कर लेंगे ये, तो जो सॉलिड फीसेज है
वो ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, तो फीसेस के निकलने में भी प्रॉब्लम होती है, और ये प्रॉब्लम को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ड्राई फीसेस एंड इरेगुलर फीसेस आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड के गैप पर फीसेस का निकलना और ड्राई फीसेस का निकलना कॉन्स्टिपेशन कहलाता है, और ये इकोलाई की वजह से ही होता है ज्यादातर। हाँ, H2O भी एब्जॉर्ब होता है। सो दिस इज द थिंग दैट हमको लार्ज इंटेस्टाइन में ये समझना था, और अच्छा है हमने समझ लिया। और कुछ तो नहीं रह गया लार्ज इंटेस्टाइन में। हाँ, मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो एक बैड स्मेल आती है, बैड या फाउल स्मेल जो आती है एक्सक्रीटा से या फीसेस से, वो किसकी वजह से आती है बच्चों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बैड और फाउल स्मेल ऑफ फीसेस? नो नो नो, नहीं अनामिका नहीं। अनामिका आपने दूसरे क्वेश्चन जो मैं इससे बाद पूछूंगा उसका आंसर बता दिया आपने। श्रेयांश नहीं, मीथेन नहीं। जब ई कोलाई कोई भी खाना को सड़ाया जाए, जब मैं यहाँ पे वर्ड डिकम्पोज लिख दिया है, तो आप लोगों के अंदर इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि खाना को ई कोलाई सड़ा रहा है। ब्रेक करने का मतलब तोड़ रहा है, सड़ा रहा है, तो सड़ाने में स्मेल आती है बच्चों। ठीक है, तो ये फाउल स्मेल ई कोलाई के डिकम्पोजिंग एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यही वजह होता है कि फिशेस जितना ज्यादा टाइम तक के लिए रहते हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, उतना ही ज्यादा बैड स्मेल प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वो उतना ही ज्यादा डिकम्पोज हो चुके होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो मुझे पूछना था उसका आंसर ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, बट फिर भी पूछ लेता हूँ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कलर ऑफ फिशेस? वही तो बोले थे, तू बोली ही कब आस्था? आस्था ने कब बोला? H2O भी एब्जॉर्ब होता है। H2O एब्जॉर्ब करना इज नॉट। हाँ, बाकी जो आंसर है, आस्था आपका, पुलकित आपका सही है, स्नेहा का भी ठीक है आंसर, अंशुबाला का भी ठीक है, अनामिका का भी ठीक है। ओके, गुड। द रीजन बिहाइंड द कलर ऑफ द फेसेस इज बेसिकली बाइल सॉल्ट और बाइल जूसेस। अब हम एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं। तो बच्चों, माउथ में जनरली कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, लेकिन अगर आप कुछ दवाइयां खा रहे हैं तो उनमें से कुछ दवाइयों का एब्जॉर्प्शन माउथ में हो सकता है। ठीक है, दूसरा आपका जो रीजन है स्टमक। स्टमक कौन सी तीन चीजें एब्जॉर्ब कर सकता है? बताइए बच्चों, तीनों का नाम बताइएगा। आप लोग एक एक आंसर करके बताते हैं। मेडिसिन तो कर सकता है, चलो हाँ, श्रेयांश ने बता दिया तीनों। ठीक, ठीक है, ये तीनों बुक का है, लेकिन चलो ठीक है। एक और चीज जो बुक में नहीं लिखी थी वो भी मैंने बताया था, पुलकित ने भी दो बताया। चलिए मैं बता देता हूँ। इट क्लियर, स्टमक में कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ दवाइयां। दूसरा, पानी एब्जॉर्ब होता है। सिंपल शुगर्स एब्जॉर्ब होते हैं, अगर आपने ग्लूकॉन डी वगैरह खा लिया है, चीनी खा लिया है ऐसे डायरेक्ट, तो सिंपल शुगर स्टमक में ही एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तीसरा, अगर आप दारू वारू पीते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो अल्कोहल भी स्टमक में ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मोस्ट ऑफ द अल्कोहल। और एक चीज है जो आपने HCl पढ़ते टाइम पढ़ा था, विटामिन B12। HCl के पास कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, जिसके हेल्प से वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराता है। तो ये 5 चीजें आपके स्टमक में एब्जॉर्ब होती है। हाँ आकांक्ष, so we have got 5 components that get absorbed in stomach. In small intestine, we got absorption of maximum of the food components, and these food components basically
move by the help of three type of diffusions. First is active, second is passive, and third is facilitated. अगर ज्यादा शुगर, अमाइनो एसिड या सोडियम पास करना हो तो वो किस मोड में जाएंगे? शुगर, अमाइनो एसिड और सोडियम किस मोड से ज्यादा जाएंगे बच्चों? ओके, अनामिका, अंशुबाला सही है, अनामिका सही है, श्रेयांश का सही है, कोमल का भी ठीक है, सही है। नहीं, आकांक्षा नहीं, आस्था नहीं, पुलकित एडी अभी, एडी मतलब, अच्छा ठीक है, सही है, सही है। इतना शॉर्ट फॉर्म लिखेगा, ठीक है। एक्टिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन से जाते हैं। सोडियम देख करके पहचान लीजिएगा कि एक्टिव की बारे में बात हो रही है। और अमाइनो एसिड्स कम भी जा सकते हैं, ज्यादा भी जा सकते हैं। शुगर लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में जाएगा। और अगर शुगर, अमाइनो एसिड लेस क्वांटिटी में लिखे हैं, बहुत कम ट्रेस अमाउंट में लिखा है, तो पैसिव होगा उसका। फैसिलिटेटेड का एग्जांपल बताइए बच्चों। गुड अनामिका, आकांक्षा गुड, फर्स्ट टाइम में इसे आंसर। पुलकित का सही है, अंशुबाला का भी सही है, कोमल ठीक, गुड। और बच्चों, आस्था का भी सही है। हाँ, अब तक मतलब जितने भी आंसर्स आए, ऑल द आंसर्स आर लेस और मोर करेक्ट। द आंसर इज फ्रक्टोज। अच्छा, एक और क्वेश्चन है बच्चों, जो फैसिलिटेटेड है वो एक्टिव डिफ्यूजन है या पैसिव है, या दोनों से अलग है? थोड़ा तो अलग है, लेकिन मेन किस में इंक्लूड होता है, एक्टिव में या पैसिव में? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज इंक्लूडेड इन एक्टिव डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन, दोनों में से किस में होता है? श्रेयांश ने एक्टिव लिखा है, कोमल ने पैसिव लिखा है, अनामिका ने पैसिव, अंशुबाला ने एक्टिव लिखा, पुलकित ने एक्टिव लिखा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, स्नेहा ने पैसिव लिखा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक्चुअली में पैसिव डिफ्यूजन में आता है, क्योंकि उसमें एनर्जी का यूज नहीं होता है। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मीडियम रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होती, लेकिन मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये कंटेंट आपको प्लांट फिजियोलॉजी के पहले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, जब भी क्लासेस ओपन होंगी। सो विल शैल ट्राई टू डिस्कस दिस थिंग्स इन द क्लास। ठीक है, तो वो चीजें हम लोग देख लेंगे उसमें। ये 3 तरह का डिफ्यूजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब बच्चों, सबसे हार्ड जो एब्जॉर्प्शन है वो होता है फैट का। फैट अभी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होते हैं, ये प्रोटीन के ऊपर एक कोट कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन से पहले प्रोटीन के ऊपर एक कोटिंग कर लेते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ये जो प्रोटीन कोटेड फैट मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? मिसेल्स। अनामिका ने मिसेल्स कहा, आकांक्षा ने काइलोमाइक्रोन्स कहा। और बच्चों, आप लोग बताइए, मिसेल्स कहेंगे, काइलोमाइक्रोन्स कहेंगे? अभी आई थिंक हम लोग जब डिस्कस किए थे तो हुआ था इसका डिस्कशन, क्वेश्चन आया था शायद काइलोमाइक्रोन्स। हाँ, और बच्चों बताओ, आंसर इन्हीं दोनों में से है। अंशुबाला, ठीक है बच्चों, इनको हम कहते हैं मिसेल्स। इनको हम मिसेल्स कहते हैं। ये मिसेल्स जब बाइंड हो जाते हैं, ये मिसेल्स जब बाइंड हो जाते हैं तो ट्राइग्लिसराइड बना लेते हैं। तो प्रोटीन के ऊपर जब ट्राइग्लिसराइड बन जाता है तो इसको हम काइलोमाइक्रोन्स कहते हैं। काइलोमाइक्रोन्स, मिसेल्स के मिलने से काइलोमाइक्रोन्स बनते हैं। काइलोमाइक्रोन्स ब्लड वेसल के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होते, इनको एब्जॉर्ब करने के लिए एक अलग कैपिलरी आती है। उसका नाम क्या है बच्चों? उस अलग कैपिलरी का नाम क्या है? वेरी गुड अनामिका, शाबाश। और बच्चों, अदर स्टूडेंट्स?
जो आकांक्षा, गुड, शाबाश। जो कैपिलरी ये काइलोमाइक्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगी, कोमल, गुड, शाबाश। चलो 3 बच्चों ने आंसर दिया, एकदम सही दिया है। मैं शायद अदर बच्चे नहीं दे रहे हैं, मैं बोल देता हूँ। द करेक्ट आंसर इज, और ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स हैव गिवन द सेम आंसर एंड इट इज, पुलकित का भी सही है, लैक्टियल्स। लैक्टियल्स इज द राइट आंसर। लैक्टियल्स फैट को एब्जॉर्ब करता है, इसी वजह से वो व्हाइटिश इन कलर हो जाता है या मिल्की इन कलर हो जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है। दूसरा बच्चों, फैट के साथ कुछ चीजें उसके पीठ पे लद के जाती हैं। जब फैट एब्जॉर्ब हो रहा होता है तो कुछ चीजें उसके पीठ पे जल्दी से कूद जाती हैं, वो भी उन्हीं के साथ एब्जॉर्ब हो जाती है, फैट के साथ ही। वो कौन चीजें हैं? अच्छा चलो मैं बता, वो विटामिन है। कौन कौन से विटामिन है? नाम बता दो, जो फैट के पीठ पे कूद जाते हैं। नहीं नहीं, विटामिन बी और के तो लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, वो तो लार्ज इंटेस्टाइन का विटामिन है। यहाँ पर कौन कौन से विटामिन फैट के साथ एब्जॉर्ब होंगे? जाहिर सी बात है, फैट के साथ एब्जॉर्ब हो रहा है तो फैट सॉल्युबल है। वेरी गुड पुलकित। एक बच्चे ने आंसर दिया, सही दिया। अनामिका ने दिया, 3 दिया, एक और है। अंशु बाला ने भी 3 ही दिया, एक रह गया। आस्था ने सिर्फ 1 दिया, 4 है वैसे। श्रेयांश सी नहीं है। कोमल ने 2 दिया। एक 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 मत बताओ, स्नेहा का पूरा है, ठीक है। आकांक्षा 3 दिया, सही है, 3 है, लेकिन एक और है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ओके, आस्था ने भी अब दे दिया। एफ नहीं होता है भाई आकांक्षा, कौन सा विटामिन एफ होता है? ए, डी, ई एंड के, 4 विटामिन फैट के साथ ही चढ़ के चले जाते हैं वहां पर एब्जॉर्ब होने के लिए। अब बच्चों, लास्ट मुझे एक और डिफरेंस बता दो मैरेस्मस और क्वाशियोरकर में, इसके बाद क्लास एंड करते हैं। ये दोनों माल न्यूट्रिशन के टाइप है। मैरेस्मस किस तरह का है और क्वाशियोरकर किस तरह का है? क्योंकि देखो बच्चों, मैंने क्लास में इसके बारे में काफी एग्जांपल्स लेकर के भी बताया था आप लोगों को, तो आपको इसका पता होना चाहिए। एक में आपको बताना कि इसमें प्रोटीन एनर्जी दोनों डेफिशिएंट होती है और एक में सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंट होगा। बताइए, 2 बच्चों का आंसर आ गया। पेरेमस प्रोटीन, पेरेमस नहीं, मेरेस्मस। मेरेस्मस में पॉट शेप बेली, ठीक है, सही है। निशांत का सही है, काशियोरकर का दोनों होता है, ठीक है। सर्च कर लो प्रोटीन, मेरेस्मस प्रोटीन। प्रोटीन तो सब में ही कम है, प्रोटीन के साथ एनर्जी भी किसमें डेफिशिएंट है वो बताओ ना। मैरेस्मस में प्रोटीन एनर्जी दोनों नहीं होता है बच्चों। बच्चा एकदम पतला दुबला होगा, प्रोटीन प्लस एनर्जी दोनों नहीं होता है, ठीक है। तो मैरेस्मस में जो बच्चे होते हैं बहुत ही पतले दुबले होते हैं, पेट भी अंदर धसा हुआ होता है, हड्डियां दिख रही होती हैं। जबकि क्वाशियोरकर में सिर्फ प्रोटीन नहीं होता है, तो इसकी वजह से जो पेट होता है वो पॉट शेप बेली की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है। और वहां पर क्या होता है कि बच्चे बच्चे दिखने में तो बिल्कुल पतले दुबले होते हैं, लेकिन पेट हल्का सा निकला हुआ होता है। तो क्वाशियोरकर अक्सर किन बच्चों में हो जाता है? जो क्या करते हैं, एक ही तरह का खाना खा रहे होते हैं, इसमें प्रोटीन कम मिलता है उनको और एनर्जी ज्यादा मिलती है। और मैरेस्मस उनमें पाया जाता है जो जिनको कोई भी डाइट सफिशिएंट नहीं मिलती है, ना प्रोटीन ही ना एनर्जी। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी प्रॉब्लम होने से, कंफ्यूजन होने से बोल दीजिएगा, ठीक है। नोट्स में, डाइजेशन का नोट्स मैं आप लोगों को भेज चुका हूं ना ऑलरेडी। डाइजेशन का नोट्स मिला है कि नहीं? अच्छा ठीक है, नहीं होने से भी मैं भेज देता हूँ। एक और नोट्स है मेरे पास, तो 2-3 नोट्स देख लो, जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
मीट यू बाय टू। मैं एक्चुअली इसको वो नहीं कर पाया। मैं